हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलिया और आज आपके लिए नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। देखिए, आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको हिंदी में कुछ नया सिखाने वाली हूं। जिन चीज़ों की मैं प्रैक्टिस करा चुकी हूं, मुझे पता है वो आपको अच्छे से लर्न हो चुके हैं और आज मैं आपको कुछ नया कराऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा सभी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इज, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। तो बताइए कौन सा वो एंजाइम होता है जिसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। डेली की तरह बस 5 सेकंड का ही टाइम मिलेगा। ओके, जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। कौन सा एंजाइम है वो बताइए। सलाइवा, माल्टेज, इन्वर्टेज या जाइमेज? आंसर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी जल्दी। हिंदी वालों के लिए भी लिखा हुआ है मैंने। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? जाइमेज। ओके, जो जाइमेज नाम का एंजाइम होता है ना, उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस में परिवर्तित हो जाते हैं? अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। और एंजाइम का नाम भी जाइमेज। इनमें से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है, यानी कि ट्रू स्नेक नहीं है? आपको पता है कितने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी सांप की प्रजाति नहीं है, कौन सी मछली की प्रजाति नहीं है। ओके, तो इसमें से बताइए कौन सी सांप की प्रजाति नहीं है। अंध सर्प, कांच सर्प, समुद्री सर्प या वृक्ष सर्प? बताइए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा कांच सर्प। ओके, कांच सर्प, इसको ग्लास स्नेक भी बोलते हैं इंग्लिश में, ग्लास स्नेक, जो कि ट्रू स्नेक नहीं है। ये एक मछली नहीं, सॉरी, ये एक छिपकली की प्रजाति होती है। ओके, जिसके पैर नहीं होते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्केलेटन सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसका स्केलेटन सिस्टम, यानी कि अस्थि पंजर नहीं होता। अस्थि पता होगा आपको, हड्डियां होती हैं। तो इसमें बताइए किसमें अस्थि पंजर ही नहीं होता? हाइड्रा में, जेलीफिश में, सिल्वर फिश में या स्टार फिश में? बताइए, आंसर दीजिए। चलिए टाइम आप 5 सेकेंड्स कंप्लीट हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? सिल्वर फिश। ओके, सिल्वर फिश में स्केलेटन सिस्टम ही नहीं होता, यानी कि अस्थि पंजर नहीं होता है। विच इज स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन नेचर, इनमें जो प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? इनमें से मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल। कोवलेंट फोर्स आपको पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो होता है। न्यूक्लियर फोर्स कौन सा होता है? नाभिकीय ऊर्जा। ओके, नाभिकीय बल। तो बताइए इनमें सबसे स्ट्रोंग फोर्स कौन सा है सारे फोर्सेस में? तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि नाभिकीय बल सबसे सशक्त, यानी कि सबसे स्ट्रोंग फोर्स है नेचर में। और सबसे वीक कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले। पहली बार समवर्ती सूची कब लागू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, भारत संविधान 1919 द्वारा, भारत संविधान 1956 द्वारा। तो बताइए क्या होगा फिफ्थ का आंसर? ए, बी, सी या डी? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा? 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पहली बार समवर्ती सूची लागू की गई थी। समवर्ती सूची याद रखिएगा, अधिनियम। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन पूछा है यहाँ पर। तो बताइए कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 अधिनियम, 1932 अधिनियम, 1884 अधिनियम या 1956 अधिनियम? दीजिए आंसर जल्दी से। 6 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट होती हैं। इसका आंसर क्या होगा? 1935 अधिनियम। तो प्रांतीय सरकारों का गठन भी और समवर्ती सूची भी किस अधिनियम के तहत आई? 1935 अधिनियम के तहत। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डन बाय, यानी कि जो प्रोसेसिंग होती है इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट होने की, वो किसके द्वारा की जाती है? इनमें से मेमोरी द्वारा, प्रिंटर द्वारा, सॉफ्टवेयर द्वारा या हार्डवेयर द्वारा? बताइए, आंसर दीजिए। 7th का आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए
टाइम अप होता है तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर। जो प्रोसेसिंग होती है ना इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने की, बदलने की, तो वो किसके द्वारा होती है? सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाती है। 8th क्वेश्चन, श्वेतांबर में कौन सा समास है? तो बताइए श्वेतांबर में कौन सा समास है? ये तो इजी है आपके लिए, मैंने आपको समझाया भी था। कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या द्विगु है? बताइए। चलिए, आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्मधारय। श्वेतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय। अब मैंने आपको बताया था कि जिसका कुछ मीनिंग निकले, जैसे श्वेतांबर यानी कि सफेद है जो अंबर, ओके, तो उसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। मैंने आपको अंतर समझाया था जिन में, जैसे भी श्वेतांबर में द्वंद्व कौन सा होता है, जैसे ऊपर नीचे वो सब द्वंद्व होता है, द्विगु में क्या होती है? संख्या आती है। ओके, महात्मा में कौन सी संधि है? बताइए अब महात्मा में कौन सी संधि है? आंसर दीजिए। इसके लिए मैं आज आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दूंगी। ओके, आप आराम से बताइए महात्मा में कौन सी संधि है, क्योंकि आज ये आपके लिए थोड़ा अलग होगा। जिन चीज़ों की प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, मैं डेली कराती हूँ, मुझे पता है वो आपको बिल्कुल पक्के से याद हो चुकी है संधि। ओके, पहले मैंने आपको 1-2 तरह की संधि करा दी, अब मैं आपके लिए अलग तरह की लेके आऊँगी, फिर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगी कुछ दिन तक, फिर अलग टाइप के वर्ड लेके आऊंगी, फिर अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि आपके पेपर तक सब कुछ पक्का आपके दिमाग में रट जाए बिल्कुल हिंदी का। तो बताइए महात्मा में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण है, दीर्घ है, आयादी है? बताइए। आई होप आंसर दे दिया होगा सभी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? दीर्घ संधि है। अब देखिए, इसमें आधा तय आ रहा है और कुछ बच्चों ने यण संधि आंसर दे दिया होगा, लेकिन इसमें है दीर्घ संधि। अब ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी य से पहले आधा अक्षर आता है ना, तब यण संधि मिलती है ज्यादातर। ओके, और इसमें देखिए आधा तय है, उसके बाद ये दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिख रहा। तो वहाँ यहाँ पर कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई, क्योंकि बड़े आ का डंडा आ रहा है। इसमें और 1-2 एक्सेप्शनल केस हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, संधि का क्विज लेके आऊंगी मैं जल्द ही आपके लिए, उसमें मैं आपको बताऊंगी जो एक्सेप्शनल अपवाद केस होंगे। ओके, टेंशन मत लीजिए, फिलहाल जो मैंने आपको बताया इसको याद कीजिए। धीरे धीरे करके मैं आपको हर जो अलग तरीके की चीज़ें होंगी वो याद करा दूंगी। हिंदी की आपकी प्रैक्टिस एक चीज़ लेके फिर कुछ दिन तक होगी, फिर एक चीज़ लेके कुछ दिन तक होगी, इससे आपको वो बिल्कुल रट जाएगी दिमाग में हिंदी। ओके, रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप सबको। निम्न में कौन सा वाच्य है? तो बताइए। आज देखिए मैंने वाच्य भी अलग तरीके से डाला है। चलिए जरा चल कर देखा जाए, क्योंकि मुझे पता है जो नॉर्मल सेंटेंसेस थे अब आप पहचानने लगे थे, तो अब आपकी प्रैक्टिस होगी जो थोड़े अलग तरीके के होंगे। तो बताइए, चलिए जरा चल कर देखा जाए, इसमें कौन सा वाच्य है? इनमें से बताइए जल्दी से आंसर। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? भाववाच्य। अब सुनिए, भाववाच्य मैंने आपको बताया था जब भी नकारात्मक चीजें आए और मजबूरी दर्शाई जाए तब भाववाच्य होता है। लेकिन जब भी कुछ ऐसा आए कि चलिए, यानी कि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं लेट्स गो, चलिए ये काम करते हैं, आइए ये होता है, चलिए ये करते हैं, इस टाइप की चीजें आ जाए, वहां भी भाववाच्य ही होता है। एक तो हो गया असमर्थता वाले, और एक कौन से हो गए? जिसमें चलिए, चलो ये करते हैं, जैसे इंग्लिश में होता है ना लेट्स गो, इस टाइप से जो चीजें होती हैं वहां पर भी कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। आई होप मैंने आपको आज 2 चीजें कुछ अलग कराई हैं, वो आपको याद हो गई होंगी, और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी हुई है तो अब मैं आपको कुछ दिन इनकी प्रैक्टिस करा के पक्के से याद करा दूंगी। फिर भी एक बार वीडियो को सुबह रिवाइज करने के लिए जरूर देख लीजिएगा। ओके, ताकि आपको ये पक्के से रट जाए ये चीजें जो मैंने अलग बताई आज। कोड में खाज मुहावरे का क्या अर्थ है? अब आपको पता है मुहावरा भी पूछा जाता है एचएसएससी में, और कई बार बहुत मुश्किल सा कुछ अलग सा पूछ लिया जाता है। तो अब मैं आपके लिए कभी कभी जो अलग से मुहावरे होंगे ना, जो डेली यूज में नहीं पता होते होंगे, जो ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होंगे, मैं उस टाइप के मुहावरे भी कभी कभी इंक्लूड किया करूँगी। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 11th का? तो टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा विपत्ति पर विपत्ति। कोड में खाज का मुहावरा का अर्थ क्या हुआ? विपत्ति पर विपत्ति, यानी कि पहले से कोई मुसीबत होना और फिर कोई मुसीबत होना, उसके ऊपर से आ जाना। ओके, तो उसे कहते हैं कोड में खाज।
आई होप ये हिंदी में जो चीज़ें मैंने अलग से स्टार्ट की है ये इसीलिए की हैं ताकि आपकी जिन चीज़ों की प्रैक्टिस हो गई है वो तो अच्छी बात है, और कुछ नई चीज़ें भी अब आप सीखें, क्योंकि एग्जाम होने तक आपको सभी चीज़ें हिंदी में सीख लेनी है। हिंदी में एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए किसी का। निम्न में कौन सा वाक्य है, बताइए। मुझे पुस्तक की आवश्यकता थी इसलिए मांगनी पड़ी। अब बताइए कौन सा वाक्य है। आज देखिए आपको सारी कुछ अलग अलग चीज़ें सीखने को मिल रही हैं हिंदी में। मैं फिर बोल रही हूँ, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा सुबह रिवाइज करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से रट जाए। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में आपको और चीज़ें भी मुश्किल लग रही होंगी ना, जब वाक्य स्टार्ट किया होगा, संधि स्टार्ट की होगी, लेकिन वो आ गई होंगी। ऐसे ही ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी। ओके, डोंट वरी। तो आंसर मैं दे देती हूँ, आपको टाइम मिल चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य क्यों है इसमें। अब और वाले तो सबको याद हो गए थे कि जहाँ पर और से कोई चीज़ जुड़ी हो संयुक्त वाक्य होता है, और सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड ना हो। अब देखिए इसलिए भी तो एक कंजक्शन है। मैंने बताया था कि जब भी दो वाक्य कंजक्शन से जुड़े हो वहां पर हमेशा कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य। आपको पता है इसलिए भी एक कंजक्शन है। और ये देखिए दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी नहीं है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई और नहीं भी, मुझे पता है एकदम से याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, डेली की प्रैक्टिस हो रही है। आपको एक वीक तक मैंने उन चीज़ों की प्रैक्टिस कराई, वो चीज़ें हिंदी की आपको याद होगी। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं आपको ये भी रटवा दूंगी, डोंट वरी। इनमें से सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा जानवर विद्यमान था, तो बताइए। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा जानवर विद्यमान नहीं था। विद्यमान था नहीं बताना है, कौन सा जानवर विद्यमान नहीं था ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा 13th का, भैंस। ओके, जो भैंस थी वो विद्यमान नहीं थी, बाकी सारे ये सूअर भेड़ गाय ये विद्यमान थे टेराकोटा में। टेराकोटा पता है ना किसको बोलते थे, जो पकी हुई मिट्टी वगैरह होती थी उनके बर्तन बनते थे ना, उसको टेराकोटा बोलते थे सिंधु सभ्यता में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, टेराकोटा किसे बोलते थे। कौन विदेशी यात्री भारत में सबसे पहले आया, तो बताइए इनमें से कौन सा आया था पहले। कंग्यूर आया था, हेनसांग आया था, मैगस्थनीज आया था या अल्बरूनी आया था, बताइए। देखिए आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके इसको बता सकते हैं। अगर किसी को पता है ये शासक किस किस के टाइम में आए थे ये विदेशी यात्री, तो आप उनके कालक्रम के अनुसार इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मैगस्थनीज। सबसे पहले मैगस्थनीज आया था, क्योंकि मैगस्थनीज किसका दरबारी था, अब चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य इन सबके शासकों से पहले आए थे। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का था। अब आपको पता है पुलकेशिन द्वितीय कितना फेमस था, क्योंकि इसने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन जब अपने दक्षिण अभियान के लिए निकला था ना, दक्षिण राज्यों को विजित करने के लिए, उत्तर भारत में राजा था हर्षवर्धन, जब दक्षिण राज्यों पर भी विजय प्राप्त करने के लिए हर्षवर्धन निकला था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने उसको बीच में रोक दिया था, हरा दिया था। तो ये किस राजवंश का था बताइए, पल्लव, पांड्य, चालुक्य या चेदी वंश का, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि ये हर्षवर्धन से रिलेटेड है तो इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है हर्षवर्धन की राजधानी थी हमारे हरियाणा में, थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो इनमें से बताइए कहाँ पर है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या राजस्थान। ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। मुझे पता है मैंने कराया नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए क्विज में डाला है ताकि आपको आ जाए। अब मैं सेम क्वेश्चन इसलिए नहीं डालती हूँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएँ। ओके, और आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे पेपर में। तो इसका आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। केंद्रीय तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री नामक जगह पर है। राजमुंद्री, ये भी याद रखना है, पेपर में आ सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश या राजमुंद्री कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। सिनोनिम ऑफ अबहोर, अब बताइए अबहोर का सिनोनिम क्या है। क्रिटिसिज्म, डिनाउंस, हेट या डिसलाइक, आंसर दीजिए। आई होप मैं आपको डेली जो वोकैब करा रही हूँ आप सभी याद कर रहे होंगे वो सारे के सारे वर्ड्स। मैं फिर बोल रही हूँ, जिसकी भी इंग्लिश वीक है ना, ये बहुत अच्छा मौका है। क्विज में जो भी वर्ड्स होते हैं ना इंग्लिश के, वो सारे आपको डेली के डेली लर्न करने हैं। उनकी हिंदी, मैं आपको हिंदी भी एक्सप्लेन करती हूँ, तो अच्छे से उन वर्ड्स की इंग्लिश की हिंदी आपको याद होनी चाहिए। मुझे पता है एक बार में याद नहीं होगी, लेकिन शाम को वीडियो देखो तो एक बार सुबह फिर से रिवाइज किया करो इन वोकैब को, या तो एक जगह नोट करनी स्टार्ट कर दो या सुबह उठकर वीडियो को फिर से रिवाइज किया करो। ओके, ये अच्छा मौका है जिनकी इंग्लिश लर्न करने का। पेपर तक आपकी कितनी वोकैब हो जाएगी।
तो इसका आंसर क्या होगा? अबोर का सिनोनिम क्या है? तो 17 का आंसर क्या होगा? घृणा। घृणा करना यानी कि नफरत करना। ओके, और इसमें नफरत करना क्या है? हेट। ओके, तो अबोर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हेट हो जाएगा। नफरत करना, अबोर भी नफरत करना और हेट भी नफरत करना। ओके, इसमें एक और ऑप्शन है बी डिनाउंस। इसका मतलब क्या होता है? आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना। ओके, देखिए मैं जितना हो सके आपको वर्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ एक ही उसमें, तो याद रखा करिए प्लीज़, आपके लिए ही करा रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की इंग्लिश और हिंदी वीक है, उनमें बहुत मार्क्स कटवाते हैं वो, तो इंग्लिश हिंदी में इसलिए डालती हूँ, इनको लर्न किया करो डेली के डेली जो मैं कराती हूँ। एंटोनियम ऑफ अब्रप्ट। अब अब्रप्ट का एंटोनियम क्या होगा? टू लेसन फियर, फ्रैंकनेस, ग्रेजुअल या एक्साइट। बताइए अब्रप्ट का एंटोनियम क्या है? आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा सी, यानी कि ग्रेजुअल। अब देखिए मैं आपको मतलब मीनिंग समझा देती हूँ उनकी। अब्रप्ट, अब अब्रप्ट का मीनिंग क्या होता है? अचानक, एकदम से। ओके, अब्रप्ट मतलब अचानक से। और ग्रेजुअल क्या होता है? धीरे धीरे। अब अचानक का उल्टा क्या होता है? एक तो कम अचानक से हो जा रहा है, धीरे धीरे हो। ओके, तो धीरे धीरे का उल्टा अचानक, यानी कि अब्रप्ट का एंटोनिम क्या होगा? ग्रेजुअल, यानी कि धीरे धीरे। ठीक है, चलिए मैं आपको बाकी के ऑप्शंस भी बता देती हूँ थोड़ा। एक्साइट, एक्साइट क्या होता है? उत्साह होना किसी चीज का। टू लेसन फियर आपको पता ही होगा, डर वगैरह को कम करना। फ्रैंकनेस, किसी के साथ फ्रैंक होना। तो ये सब इजी है, आप वही याद रखिए जो मैंने बताया है मेनली। इडियम, हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स। तो अब बताइए ऑन द कार्ड्स इसका इडियम क्या होगा? सर्टेन, प्रोबेबल, एविडेंट या ड्यू। बताइए जल्दी से 19 का आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा प्रोबेबल। आप देखिए ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स क्या होता है? ऑन द कार्ड्स मीनिंग होता है कुछ होने की ज्यादा संभावना होना, मतलब ज्यादातर उसके चांस होना। जैसे कि जो बच्चे डेली अब ये क्विज अटेंड कर रहे हैं, हिंदी भी कर रहे हैं, इंग्लिश भी कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट मिस कर रहे हैं, तो अब उनकी हिंदी और इंग्लिश भी अच्छे से हो जाएगी, तो उनके ज्यादा चांसेस है कि वो अब हिंदी और इंग्लिश में मार्क्स कम से कम कटवाएंगे अगर वो ज्यादातर चीजें करेंगे तो। और डेली ये वोकैब करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं कटवाएंगे। ओके, बहुत कम मार्क्स कटेंगे उनके, कम से कम। तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, तो इसका क्या हो गया? प्रोबेबल। ओके, तो अब चलिए बाकी के वर्ड्स एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। सर्टेन, अब इसमें एक ऑप्शन है सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या है? पक्का होना, कुछ निश्चित होना। नेक्स्ट सी है एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है? क्लियर दिखना, मतलब एविडेंस होना किसी चीज का, साफ साफ दिखना कि हाँ ये तो क्लियर दिख रहा है कि हाँ ये चीज ऐसी ही होगी। नेक्स्ट क्या है? ड्यू। ड्यू मतलब कुछ समय तक जो चीज रोकी गई हो, ड्यू हो। कहते हैं ना कि भाई रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है, यानी कि ड्यू है, अभी अभी रुका पड़ा है। ओके, अभी देखिए आपके पेपर ड्यू है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो होंगे, तो ड्यू। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ए पर्सन who is more interested in himself rather than anything that is going on around him। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा? हिंदी में अभी नहीं बताने वाली क्योंकि इंग्लिश हिंदी कभी पेपर में नहीं आती, बाद में एक्सप्लेन करूंगी आंसर बताने के बाद, ताकि आपको याद हो जाए। बताइए एसेंट्रिक, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या इगोइस्ट। बताइए जल्दी से 20th का आंसर क्या होगा? चलिए टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा इंट्रोवर्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का? इसका मतलब है कि आसपास जो हो रहा है ना उसमें दिलचस्पी लेने की बजाय बस खुद में दिलचस्पी लेना, मतलब अपने आप में ही रहना। कई होते हैं ना किसी से बात नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, बस अपनी पढ़ाई करते रहते हैं या बस अपना ही कुछ करते रहते हैं, वो होते हैं इंट्रोवर्ट। ओके, उन्हें बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और तो इसका क्या हो गया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंट्रोवर्ट। अब चलिए बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ आपको मैं। एसेंट्रिक है पहले नंबर पे, तो एसेंट्रिक होता है सनकी, कोई सनकी हो ना उसको एसेंट्रिक बोलते हैं। ऑप्शन सी है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है इंट्रोवर्ट का उल्टा, यानी कि जो खुद में कम दिलचस्पी लेता हो और फालतू की चीज़ों में, इधर उधर की बातों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता हो। जैसे कि कुछ लेडीज़ होती हैं, पड़ोस वड़ोस में कुछ हो रहा हो तो ज़्यादा ही सुनती है जाके, तो वो एक्सट्रोवर्ट होती हैं। ओके, नेक्स्ट ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या होता है? ईगोइस्ट मतलब घमंडी। ओके, ईगो से ही समझ गए होंगे आप, घमंडी होता है। तो आज का हमारा क्विज यहीं पर समाप्त होता है। आज मैंने आपको कुछ अलग चीज़ें कराई क्योंकि पिछली चीज़ों की आपको प्रैक्टिस हो चुकी थी, तो ऐसे ही मैं आपको सारी चीज़ों की एग्जाम्स तक प्रैक्टिस करा दूंगी क्विज में ही, तो क्विज को डेली अटेंड किया कीजिए। ओके, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्विज आपको कैसा लगा, और अपना स्कोर सभी टाइप करके जाएंगे। ओके, सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कीजिए। चलिए जल्दी से
कोई लाइव चैट में आंसर दे रहा है वो तो अपना स्कोर टाइप करेगा ही, जो भी वीडियो को बाद में देखे उनको भी स्कोर टाइप करके जाना है कमेंट बॉक्स में अपना, सभी को। ओके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ओके, और हाँ, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी, और थैंक यू। Like, share and subscribe my channel. Bye bye and good night to all of you.